हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश द हिंदू डेली वोकैब एंड एडिटोरियल एनालिसिस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी प्यारे बच्चों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, तैयारी एकदम मस्त चल रही होगी। बेटा मैं आपसे थोड़ा सा नाराज़ हूँ। इस क्लास में आपने इस क्लास को बहुत प्यार दिखाया है, सभी बच्चों ने बहुत सपोर्ट किया, बट मैं आपसे नाराज़ हूँ। आपके लाइक शेयर और कमेंट इस क्लास में बहुत कम रहते हैं। बेटा जितनी मैं एफर्ट्स करता हूँ आपके लिए, बहुत मेहनत लगती है, 3 घंटे के आसपास लग जाते हैं मुझे इस क्लास को पूरा बनाने में, पीडीएफ को कवर करने में। बेटा 20 से 25 पेज की पीडीएफ रहती है और सारा एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मैं आपके लिए बनाता हूँ, इतना मेहनत करता हूँ, बट आप बिना लाइक करे चले जाते हो, बिना कमेंट करे चले जाते हो और शेयर नहीं करते हो। ये मेरी आपसे कंसर्न है, आप इस काम को ज़रूर किया करें बेटा। सभी बच्चे देखो यार, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको कितना बड़ा कंटेंट फ्री में अवेलेबल करा रहा हूँ। आज मैं आपसे एक वादा भी करता हूँ, ये जो क्लास है ना, डेली वोकैब वाली जो ये क्लास है पूरी, इसको कभी भी इन फ्यूचर मैं कभी भी इसको कॉस्ट में चार्ज नहीं करूँगा। ये हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहने वाली है। आने वाले समय में जो कोर्सेज आएंगे वो भले ही पेड रहेंगे, लेकिन इस क्लास को हम हमेशा फ्री रखेंगे, ये मेरी गारंटी है। बट मुझे उसमें आपका लाइक शेयर एंड कमेंट तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है बेटा, मेरे लिए आप इतना तो कर सकते हो, ये आपका मुझे प्यार दिखाना है, आपका सपोर्ट है। ठीक है जी, तो आज से लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर किया करें सारे बच्चे, बिना उसके जाना नहीं है। ठीक है, बस इतना ही चाहिए यार आपसे, और कुछ नहीं चाहिए। एक अकेली क्लास ही काफ़ी है ये आपकी इंग्लिश की प्रिपरेशन को बहुत बड़े लेवल पर बूस्ट करने के लिए। तो डेली आपकी कंप्लीट इंग्लिश की एक प्रैक्टिस हो जाती है, क्योंकि ये क्लास भी है और अपने आप में ये एक प्रैक्टिस सेट भी है। तो बेटा इतना तो बनता है, आप इसको ज़रूर लाइक शेयर एंड कमेंट करेंगे। ऑलराइट, चलिए भाई, मुझे पूरी उम्मीद आप ज़रूर कर लेंगे सारे लोग। आगे बढ़ते हैं और क्लास के बेनिफिट्स। सबसे फर्स्ट पोर्शन में हम कवर करते हैं वोकैब, डेली वोकैब, जो कि एडिटोरियल से रहती है और सारे सिलेक्ट करे हुए वर्ड्स हैं। टोटल जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी आइटम्स हैं यहाँ पर वोकैब के सारे एग्जाम ओरिएंटेड हैं। एग्जाम में आपको यही वर्ड्स देखने को मिलते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन देखेंगे उनका कि भाई ये वर्ड्स हैं क्या, उनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देख लेंगे। और इसी क्लास में आपको मिल जाएंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो जितने वोकैब के फॉर्मेट्स हो सकते हैं इस एक सिंगल क्लास में डेली बेसिस पर आपको मिल जाते हैं, जो आपकी वोकैब के लेवल को बहुत बड़े स्तर पर ले जाएगा और अच्छी खासी आपको बूस्ट मिलेगी। सेकेंड पोर्शन में हम कवर करते हैं रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एंड ग्रामर। द हिंदू से एक प्यारा सा एडिटोरियल उठाएंगे और उसको एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे, डिटेल में उस एडिटोरियल को एनालाइज करेंगे, जिससे आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पार्ट स्ट्रॉन्ग होगा और आपको अनसीन पैसेज और अच्छे से समझ में आने शुरू हो जाएंगे, आप उनके आंसर को ईजिली फाइंड कर सकते हैं। कॉम्प्रहेंशन एमसीक्यूज एंड ग्रामर एमसीक्यूज करेंगे, इसी में से एडिटोरियल के कंटेंट से बनाए हुए हैं कॉम्प्रहेंशन एमसीक्यूज और ग्रामर एमसीक्यूज। बिल्कुल सेम फॉर्मेट पर है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, तो उसी फॉर्मेट पर रहेगा। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। जब आप इनको सोल्व करोगे आपको लगेगा कि आप एक क्वेश्चन पेपर ही सोल्व कर रहे हो, तो ये भी अच्छी प्रैक्टिस है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थर्ड पोर्शन में कवर करेंगे क्लोज टेस्ट एंड पीक्यूआरएस, यानी कि पैरा जंबल। हर एग्जाम में आ रहे हैं भाई, कोई एग्जाम नहीं बचता जिसमें ये चीज़ें नहीं आ रही हैं, क्लोज टेस्ट एंड पीक्यूआरएस, और इनको आसान नहीं है टैकल करना। जब तक आप कुछ ट्रिक्स लगाओगे, जब तक आप इनकी डेली प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक इनको बिल्कुल ईजी नहीं है टैकल करना, आपके मार्क्स कटते रहेंगे। जब आप मेरे साथ में इनको प्रैक्टिस करते हैं, डेली बेसिस पर कुछ ट्रिक्स लगाते हैं, तब आपको समझ में आने शुरू हो जाएंगे और फिर इस पोर्शन में भी, इन दोनों पोर्शन में भी आप फुल मार्क्स सिक्योर कर पाएंगे एग्जाम के अंदर। फोर्थ, ट्रिकी एमसीक्यूज प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वीडियो का। जितना स्टार्टिंग में आपने ये वोकैब पढ़ा है, इन सब की यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। वैसे तो वहाँ पर बहुत अच्छे से समझाऊंगा, मैं एक्सप्लेन करता हूँ तरीके से, तो याद तो यहाँ पर हो जाएगा, बट वोकैब की नेचर होती है कि उसको आप भूल सकते हो, तो आप भूले ना, उसके लिए हमने यहाँ पर ट्रिकी एमसीक्यूज प्रैक्टिस करा है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ जब आप प्रैक्टिस करोगे तो इसके बाद तो भाई साहब सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली रट जाएंगी, आपके दिमाग में एकदम छप जाएंगी। ये बेनिफिशरीज हैं, इन बच्चों के लिए क्लास बनी हुई है, ये बच्चे फ़ायदा ले सकते हैं। एसएससी के जितने एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो सीजीएल की तैयारी करते हो, सीपीओ, सीएचएसएल या फिर स्टेनो, या कोई और भी एग्जाम है एसएससी का जिसमें इंग्लिश आती है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर आप बैंक की तैयारी करते हैं, रेलवे, टीचिंग, डिफेंस जैसे एनडीए, सीडीएस या फिर सीएपीएफ या यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। सभी को डायरेक्ट बेनिफिट इस क्लास से मिलेगा। ये क्लास अकेली ही काफ़ी है भाई, क्योंकि इसके अंदर भर भर के भाई साहब कंटेंट डाला हुआ है, एग्जाम ओरिएंटेड है सारा कुछ। फर्स्ट वोकैब कवर होती है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन कवर होता है, ग्रामर पढ़ लेते हो आप। फोर्थ यहाँ पर पीक्यूआरएस हो जाते हैं, ठीक है। फिफ्थ यहाँ पर आपके क्लोज टेस्ट की डेली प्रैक्टिस हो रही है। सिक्स्थ आप ट्रांसलेशन सीख रहे हो, जो रीडिंग का डर है, इंग्लिश को पढ़ने का समझने का डर है, वो ख़त्म होता है। और सेवन्थ एक बहुत बड़े लेवल पर प्रैक्टिस आपकी हो जाती है। 10 के आसपास क्वेश्चन रहते हैं एडिटोरियल में
और 25 के आसपास रहते हैं, तो लगभग 35 प्लस क्वेश्चंस डेली बेसिस पर लगाना, इससे बड़ा तो भाई साहब कुछ हो ही नहीं सकता। ओके, तो ये सब अपने आप में क्लास भी है ये, और एक प्रैक्टिस सेट भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्लास में, क्लास को शुरू कर लेते हैं। और चैनल पर अगर नहीं है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे फॉर मोर इंपॉर्टेंट अपडेट्स। वोकैबुलरी, और आज का पहला वर्ड है स्वीपिंग। एडजेक्टिव होता है व्यापक या फिर सर्वग्राही को बोलते हैं स्वीपिंग। अफेक्टिंग मैनी थिंग्स, जो चीज़ बहुत ज़्यादा चीज़ों को अफेक्ट करेगी उसको बोलते हैं स्वीपिंग। एक्सटेंसिव है और थोरो है, काफ़ी व्यापक पैमाने पर कोई चीज़ हो रही है तो उसको बोलते हैं स्वीपिंग। इमेजिन अ ब्रूम स्वीपिंग एवरीथिंग। आपने कोई झाड़ू देखी है, झाड़ू से स्वीपर झाड़ू लगा रहा होता है, ब्रूम झाड़ू से, तो फिर वो क्या कर रहा होता है, एक बार जब झाड़ू लगाता है ना सब कुछ समेट देता है एक बार में। तो मतलब क्या, स्वीपिंग मतलब बहुत बड़े लेवल पर जो वाइड कवरेज करेगी जो चीज़, उसको बोलते हैं स्वीपिंग। स्वीपिंग चेंजेस कैसे होते हैं, ऐसे चेंजेस कि भाई वो सब कुछ क्लीन आउट कर देंगे, पुराने सिस्टम को मिटा देंगे और नया कर देंगे सब कुछ, तो स्वीपिंग उसी को बोलते हैं। द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस स्वीपिंग रिफॉर्म्स इन द टैक्स सिस्टम। गवर्नमेंट ने करी है इंट्रोड्यूस, कैसे, स्वीपिंग रिफॉर्म्स हैं, काफ़ी बड़े लेवल पर रिफॉर्म्स आई हैं टैक्स सिस्टम में, तो मतलब पुरानी चीज़ें बदल कर नया हो जाएगा सब कुछ। एक्सटेंसिव, कॉम्प्रहेंसिव और ब्रॉड, ये तीन हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स रहेंगे लिमिटेड, नैरो और रेस्ट्रिक्टेड। इसमें से आप एक्सटेंसिव को मार्क कर सकते हो, और कॉम्प्रहेंसिव और ब्रॉड ये सब तो ठीक है, बाकी सारे पता है आपको। नेक्स्ट, अगला वर्ड है स्पर। वर्ब भी है, नाउन भी है, इसका मतलब होता है प्रेरित करना, प्रोत्साहन करना, एनकरेज करना, स्टिमुलेट करना, मोटिवेट करना, उस सबको बोलते हैं स्पर। थिंक स्पर गियर, गियर को स्पर करते हैं, ठीक है, गियर लगाता है राइडर गाड़ी में तो स्पर हो जाता है, मतलब चीज़ें बढ़ जाती हैं, रेस स्पीड बढ़ जाती है, तो उसी को बोलते हैं स्पर करना। गिव्स मोशन, जिससे गति पकड़ जाए चीज़ें, जिससे मोटिवेट होकर के आगे बढ़ जाए, उसको बोलते हैं स्पर। एक राइडर स्पर करता है हॉर्स को टू रन। एक हॉर्स को अगर वो थपथपाता है तो उसको किस लिए थपथपाता है राइडर हॉर्स को, कि वो तेज भागने लगे, रन करने लगे, तो मोटिवेशन देना, स्पर मतलब मोटिवेशन। द जीएसटी कट्स विल स्पर कंज्यूमर डिमांड। तो जीएसटी कट्स जो लगे हैं वो क्या करेंगे, स्पर करेंगे, मोटिवेट करेंगे कंज्यूमर डिमांड को। स्टिमुलेट, एनकरेज और प्रोपेल तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स, मार्क करेंगे। प्रोपेल को अच्छा वर्ड एग्जाम में आ रहा है आजकल, स्टिमुलेट और एनकरेज तो आपको पता है। एंटोनिम्स रहेंगे, भाई एक तरफ तो मोटिवेट कर रहा है, एनकरेज कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है, दूसरी तरफ इसका उल्टा बाधा डालेगा, हिंडर, डीटर और ऑब्स्ट्रक्ट। हिंडर मार्क करो, कई बार आ चुका है एग्जाम में, डीटर को भी मार्क करेंगे, ऑब्स्ट्रक्ट का तो पता होगा, नहीं पता है तो इसको भी मार्क कर लेंगे, अच्छा वर्ड है। नेक्स्ट, अगला वर्ड है अपैरल। अपैरल होता है एक नाउन, वस्त्र या फिर परिधान को बोलते हैं, क्लोथिंग, कपड़े वगैरह जो आप पहनते हैं, खरीदते हैं। अपैरल, अपैरल, अपेयर ऑफ जीन्स मतलब क्या, कपड़ा। अपेयर ऑफ जीन्स, जीन्स क्या होता है, कपड़ा, तो अपैरल मतलब कपड़ा। इमेजिन अ शॉप नेम्ड अपैरल वर्ल्ड, किसी शॉप का नाम है अपैरल वर्ल्ड, या फिर कभी कभी होता है साई अपैरल, साई अपैरल, तो इन पर क्या मिलता है, इन पर कपड़े मिलते हैं भाई, ठीक है। ओल्ड फ्रेंच वर्ल्ड है अपैरल, इसका मतलब होता है इक्विपमेंट या फिर अटायर, अटायर मतलब कपड़े को ही बोल देते हैं। द स्टोर सेल्स बोथ मेंस एंड वुमेन्स अपैरल, जो स्टोर है ना वो सेल्स करता है, मतलब क्या बेचता है, क्या चीज़, मैन और वुमेन, पुरुषों के और महिलाओं के अपैरल यानी कि कपड़े। गारमेंट्स, अटायर और क्लोथिंग तीनों हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स, मार्क कर लेंगे। अटायर को, गारमेंट्स का तो आपको पता है, एक तरफ तो भाई कपड़े वगैरह हैं, दूसरी तरफ इसका उल्टा क्या रहेगा, नेकडनेस, नग्नता, बेयरनेस और अनड्रेस, ये तीनों हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है स्पटरिंग। वर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है। बेटा ये जो मैं आजकल न्यूमेरिक्स यूज़ कर रहा हूँ, इससे आप सेंस मत लगाया करेंगे, बस आप इसको सुन लिया करें, सुनने से आपको याद हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ न्यूमेरिक्स के अंदर वो चीज़ें फैक्ट हैं या क्या हैं, बस आपको समझाने के लिए, आपको याद कराने के लिए चीज़ें लगाई जाती हैं, अदरवाइज उनका कोई सेंस नहीं है। इससे फ़ायदा ये है कि आप उसको परमानेंटली याद कर पाएंगे आसानी से, बिना किसी एफर्ट के। तो बस आप उसको ऐसे ही देख लिया करें, जहाँ ज़रूरी है वहाँ लगा दिया जाएगा, जहाँ ज़रूरी नहीं है वहाँ से नहीं लगाया जाएगा, वहाँ सिंपल वर्ड्स को एक्सप्लेन करा जाएगा, ठीक है जी। स्पटरिंग वर्ब भी है, एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है रुक रुक कर चलना, धीमा पड़ना कोई चीज़। मेकिंग इंटरमिटेंट नॉइस, आवाज़ निकाल रहा है लेकिन इंटरमिटेंट, रुक रुक कर आवाज़ निकाल रहा है। फंक्शनिंग वीकली, वीक तरीके से फंक्शन कर रहा है। आपने कोई स्कूटर देखा पुराना, हमारे जो पापा वाली जो जनरेशन थी उस टाइम पे वो स्कूटर चलाते थे, और जब उसका पेट्रोल कम हो जाता था ना, तब वो क्या करता था, पटर पटर करता था। तो स्पटरिंग, स्पटरिंग मतलब रुक रुक कर चल रहा है, तो जब वो पटर पटर करता था मतलब वो रुक रुक कर चलता था, तो स्पटरिंग का मतलब होता है रुक रुक कर चलना। तो पटर पटर का साउंड मतलब स्पटर यानी कि रुकना, रुक रुक कर चलना। द कार केप्ट स्पटरिंग बिफोर इट स्टॉप्ड कम्प्लीटली, कार स्पटरिंग कर रही थी, रुक रुक कर चल रही थी, बिफोर इट स्टॉप्ड कम्प्लीटली। कोई भी मशीनरी अगर
जब रुकती है ना तो उससे पहले वो स्पटर करती है, पटर पटर की आवाज़ आती है, तब जाकर रुकती है, एकदम से नहीं रुक जाती है। फॉल्टरिंग, स्टटरिंग और स्टैमरिंग, ये तीनों जाएंगे इसके सिनोनिम्स, मार्क करेंगे। तीनों ही वर्ड्स अच्छे हैं, फॉल्टरिंग, स्टटरिंग और स्टमरिंग, ठीक है, स्टैमरिंग सॉरी, तीनों को मार्क करेंगे। एक तरफ तो भाई रुक रुक कर चल रहा है, धीमा पड़ गया, दूसरी तरफ फ्लोइंग है, बहरा है, स्मूथ है और स्टेडी है, तीनों हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है इम्प्लीकेशन, नाउन होता है ये, इसका मतलब होता है निहितार्थ या फिर परिणाम। एक पॉसिबल रिजल्ट को बोल देते हैं भाई इम्प्लीकेशन, इसका जो इफेक्ट आएगा किसी चीज़ का उसको बोलते हैं इम्प्लीकेशन। अ सजेशन नॉट स्टेटेड डायरेक्टली। द पॉलिसी चेंजेस विल हैव सीरियस इम्प्लीकेशंस फॉर स्मॉल बिजनेसेस। पॉलिसी है, पॉलिसी के अंदर चेंज आया है तो उसके क्या आएंगे, उसके बहुत सीरियस इम्प्लीकेशंस आएंगे, उसके रिजल्ट आएंगे। फॉर स्मॉल बिजनेस, छोटे बिजनेसेस के लिए। कंसिक्वेंस यानी कि उसके परिणाम, इन्फ्लुएंस और रेमिफिकेशन, तीनों जाएंगे इसके सिनोनिम्स, मार्क करेंगे रेमिफिकेशन को और इन्फ्लुएंस को भी मार्क कर लेंगे। कंसिक्वेंस का पता होगा, नहीं पता है तो उसको भी मार्क करें। तीनों वर्ड्स अच्छे हैं। ये जो वर्ड्स मैं मार्क कराता हूँ अलग से एक नोटबुक बनाएंगे, उसमें ये सारे वर्ड्स नोट करेंगे और सिंगल वर्ड में इनका मीनिंग लिखेंगे, जिससे कि आप इजीली और बहुत स्पीड में आप उनको रिवाइज कर पाएँ। स्पीडी रिवीजन के लिए इस काम को करेंगे। इम्प्लीकेशन मतलब परिणाम, उसका आउटपुट, उसका रिजल्ट। दूसरी तरफ भाई अगर रिजल्ट है तो उसका कोज रहा होगा कुछ ना कुछ, सोर्स और एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट, ठीक है, ये तीनों हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है डाइल्यूट, वर्ब होता है पतला करने को बोलते हैं डाइल्यूट करना, यानी कि कमज़ोर करना। टू मेक वीकर बाय मिक्सिंग, मिक्सिंग करके किसी चीज़ की स्ट्रेंथ को घटा देना, किसी चीज़ की क्वालिटी को घटा देना, उसको बोलते हैं डाइल्यूट करना। डाइल्यूट, अच्छा ऐसे समझो, कोई व्यक्ति जैसे मिल्कमैन होता है दूधिया, तो वो क्या करता है, दूध में पानी मिला देता है, डाइल्यूट। तो लूट करने के लिए जो कुछ मिला देता है उसी को बोलते हैं डाइल्यूट करना। पानी किस लिए मिला रहा है, लूट करने के लिए। तो डाइल्यूट यानी कि कम करना, कमज़ोर करना, पतला करना। डाइल्यूट द लिक्विड विद वाटर, वाटर से लिक्विड को कमज़ोर कर देना। डाइल्यूट कर देना मतलब उसकी क्वालिटी को घटा देना, ठीक है जी। डाइलाइट, डाइलाइट इसको छोड़ दो, इससे मत समझिए, बस उसी से आपको समझ में आ जाएगा। डाइल्यूट, लूट करने के लिए कुछ मिला दिया है तो मतलब डाइल्यूट कर दिया, उसको पतला कर दिया। डाइल्यूट डिजोल्व करने को बोलते हैं, ये लैटिन वर्ड से बना हुआ है, डाइल्यूट से, उसी से बनता है डाइल्यूट, मतलब मिलाना, चीज़ों को कमज़ोर करने के लिए। एडिंग वाटर विल डाइल्यूट द जूस, एडिंग वाटर, वाटर मिलाने से जूस क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, उसकी क्वालिटी घट जाएगी। बहुत सारे जूस की जो शॉप जो होती है, वहाँ पर भी जो आपको जूस दे रहा होता है व्यक्ति, वो भी कभी कभी पानी मिलाने के बाद जूस को डाइल्यूट कर देता है, पतला कर देता है। वीकन करना, थिन करना और रिड्यूस करना, ये तीनों हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स रहेंगे स्ट्रेंथन, मजबूत करना, कंसंट्रेट और इंटेंसिफाई, ठीक है, इंटेंसिफाई को मार्क कर सकते हो, मजबूत करने को ही बोलते हैं इंटेंसिफाई, तीव्र करना किसी चीज़ को। तो वीकन, थिन और रिड्यूस इसके सिनोनिम्स हैं और एंटोनिम्स हैं स्ट्रेंथन, कंसंट्रेट और इंटेंसिफाई। अगला वर्ड है रैशनलाइजेशन, नाउन होता है, इसका मतलब होता है युक्तिकरण, तार्किकीकरण। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग मोर लॉजिकल और एफिशिएंट, किसी चीज़ को और ज़्यादा लॉजिकल बना देने की प्रक्रिया को बोलते हैं, प्रोसेस को बोलते हैं रैशनलाइजेशन। रैशनल का मतलब होता है रीजन बेस्ड, लॉजिकल, तो उसी से संबंधित है। किसी चीज़ को आप रैशनलाइज कर रहे हो, उसको और ज़्यादा लॉजिकल बना रहे हो। रैशनलाइज करना यानी कि रैशनल बना देना, लॉजिकल बना देना। लैटिन वर्ड है रेशियो, इसका मतलब होता है रीजन, तो उसी से बना है रैशनलाइजेशन, किसी चीज़ में और ज़्यादा रीजनिंग लगा देना। टैक्स रैशनलाइजेशन हेल्प्स सिंप्लीफाई द इकोनॉमी, जो टैक्स रैशनलाइजेशन है वो हेल्प करता है सिंप्लीफाई करने में इकोनॉमी को। मतलब क्या, टैक्स रैशनलाइजेशन मतलब वहाँ पर और लॉजिक लगाए गए हैं, रीजनिंग लगाई है, उससे क्या हो जाएगा, इकोनॉमी सिंप्लीफाई हो जाएगी। स्ट्रीमलाइनिंग, सिंप्लीफिकेशन और एडजस्टमेंट, ये तीनों हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स रहेंगे कॉम्प्लिकेशन, डिसऑर्डर और कन्फ्यूजन। नेक्स्ट, कॉम्प्लिकेशन को मार्क भी कर लीजिए। नेक्स्ट, अगला वर्ड है एस्क्यू, वर्ब होता है बचना या फिर परहेज करना। टू डेलिबरेटली अवॉइड और एब्सटेन फ्रॉम, किसी चीज़ से बचना। देखो एस्क्यू, इस वर्ड को पढ़ो, एस्क्यू और रेस्क्यू, ठीक है, एस्क्यू और, एक मिनट, RESCUE, रेस्क्यू। एस्क्यू और रेस्क्यू एक जैसा लग रहा है। रेस्क्यू का मतलब होता है बचाना, एस्क्यू का मतलब होता है बचना, परहेज करना। SQQ, च्यू, तो च्यू दिख रहा है ना आपको, एस च्यू, तो क्यू का मतलब होता है आप चबा रहे हो, लेकिन अगर आपके दांत में कुछ गड़बड़ है, कुछ है, तो आप बहुत केयरफुली उसको चबाओगे या फिर चीज़ों को चबाने से अवॉइड ही करोगे, उससे बचोगे। तो एस्क्यू यानी कि रेस्क्यू, रेस्क्यू बचाना, एस्क्यू बचना। ही एस्क्यूड स्मोकिंग फॉर हेल्थ रीजन्स, उसने क्या करा, एस्क्यू कराया, यानी कि बचाया खुद को, परहेज किया है किस चीज़ का, स्मोकिंग का, हेल्थ रीजन्स की वजह से। अवॉइड करना,
शन करना और एब्सटेन करना, ठीक है, तीनों हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। परहेज करने से ही मतलब है सभी का, एब्सटेन को मार्क कर सकते हो। एक तरफ तो भाई बचा जा रहा है, अवॉइड करा जा, दूसरी तरफ एम्ब्रेस कर रहे हैं, एडॉप्ट कर रहे हैं और एक्सेप्ट कर रहे हैं, मार्क करेंगे एम्ब्रेस को। नेक्स्ट अगला वर्ड है ऑफसेट वर्ब भी ये वर्ब होता है, इसका मतलब होता है संतुलित करना। ऑफसेट का मतलब होता है संतुलित करना, क्षतिपूर्ति करना, किसी चीज़ को बैलेंस करना, काउंटरैक्ट करना। ऑफ सेट करना, सेट ऑफ अगेंस्ट समथिंग, भाई कोई चीज़ खराब चल रही है, आपने उसको दूर ले जाकर रख दिया। ऑफ का मतलब होता है दूर करना, दूर ले जाकर रख दिया और फिर वहाँ पर उसको सेट कर दिया। तो ऑफ सेट मतलब किसी चीज़ को बैलेंस करना। थिंक ऑफ ऑफसेट पेंटिंग, बैलेंस ऑफ इंक, ठीक है, इसको काटो, इससे कोई मतलब नहीं है आपका, एक से ही समझ में आ जाएगा। ऑफ सेट करना, किसी चीज़ को बैलेंस करना, ऑफ दूर ले जाकर सेट कर देना, बैलेंस कर देना। हायर वेजेस हेल्प्ड ऑफसेट राइजिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन राइज हो रहा था, बढ़ रहा था, तो हायर वेजेस दिए गए, उससे क्या हो गया, ऑफसेट हो गया, यानी कि बैलेंस हो गया। काउंटर बैलेंस, कंपनसेट और न्यूट्रलाइज, तीनों हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स रहेंगे एग्जाजरबेट, इंटेंसिफाई, एग्रावेट, यानी कि बढ़ाना, एक तरफ बैलेंस कर रहे हो दूसरी तरफ बढ़ा दे रहे हो। एग्जाजरबेट, इंटेंसिफाई और एग्रावेट तीनों वर्ड्स अच्छे हैं, तीनों को ही मार्क करिएगा, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है एनोमलीज, कल परसों पढ़ाया था ये वर्ड, याद भी अच्छे से कराया था, आ भी हो जाएगा। नाउन होता है असंगतियाँ या फिर विचित्रताएं, इरेगुलरिटीज, थिंग्स दैट डेविएट फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से हट के कोई चीज़ हो रही है वो होती है एनोमली। एनोमली यानी कि अनॉर्मल, एनॉर्मल, नॉर्मल नहीं है, एनॉर्मल है, मतलब एनोमली, या फिर एनोमली यानी कि एबनॉर्मली, एबनॉर्मली मतलब नॉर्मल से हटकर। एनोमलोस अनइवन को बोलते हैं, जो चीज़ विचित्र है उसी को बोलते हैं एनोमली। साइंटिस्ट आर स्टडिंग एनोमलीज इन द क्लाइमेट डेटा, क्लाइमेट डेटा में साइंटिस्ट क्या स्टडी कर रहे हैं, एनोमलीज को, यानी कि एबनॉर्मलिटीज़ को, यानी कि अनियमितताओं को, जो चीज़ें अलग हैं उसको। इरेगुलरिटीज़, एबनॉर्मलिटीज़ और ओडिटीज़, ओडिटीज़ मतलब ओड से बना है, ठीक है, तो ओडिटीज़ को मार्क भी कर लीजिए। एबनॉर्मलिटीज़ और इरेगुलरिटीज़ तो आपको पता है। ये उल्टा उल्टा क्या रहेगा इसका एंटोनियम, रेगुलरिटीज़ रहेगा, नॉर्मेलिटीज़ रहेगा और कन्फर्मिटीज़ रहेगा, कन्फर्मिटी को मार्क कर सकते हो। अगला वर्ड है इन्वर्जन, नाउन होता है, उलट फेर को बोलते हैं इन्वर्जन, विपरीतता, मतलब किसी चीज़ का उल्टा। अ रिवर्सल इन पोजीशन, ऑर्डर और रिलेशनशिप, रिलेशनशिप में, ऑर्डर में या फिर पोजीशन में कोई चीज़ उल्टी है उसको बोलते हैं इन्वर्जन। इनवर्ट, टर्न अपसाइड डाउन, इन का मतलब इन और वर्ट पलटा हुआ है, मतलब उल्टा है। इन वर्जन, इन मतलब अपोजिट वर्जन है उसका, किसी चीज़ का उल्टा वर्जन, उसको बोलते हैं इन्वर्जन। इन्वर्टेड, टू टर्न अपसाइड डाउन, ऊपर से नीचे की तरफ हो रही है कोई चीज़, मतलब उलट फेर हो रहा है। ड्यूटी इन्वर्जन क्रिएटेड प्रॉब्लम्स इन ट्रेड बैलेंस, ड्यूटी इन्वर्जन हुआ है, जो ड्यूटी लगती थी पहले टैक्स लगता था, ड्यूटी यहाँ पर टैक्स से संबंधित है, तो जो टैक्स लगता था उसका इन्वर्जन हुआ और उससे क्या हो गया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई ट्रेड बैलेंस के अंदर। रिवर्सल, अपसाइड डाउन और ट्रांसपोजिशन को बोलते हैं, इसके तीन हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। अब एक तरफ तो उलट फेर हुआ है, दूसरी तरफ नॉर्मलसी में है चीज़ें, स्टेबिलिटी में है और कंसिस्टेंसी, जैसी थी वैसी की वैसी बनी हुई है, तीनों रहेंगे इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड रिवाइव, वर्ब होता है पुनर्जीवित करना, फिर से सक्रिय करना, टू ब्रिंग बैक टू लाइफ और रिस्टोर। देखा वर्ड्स रिपीट होते हैं, वर्ड्स रिपीट होते चले जाते हैं, कितनी बार पढ़ा चुका हूँ मैं इस वर्ड को, जो बच्चे लगातार क्लास लेते हैं उनको पता है कि वर्ड्स जब रिपीट होते हैं तब आपको वो परमानेंटली याद हो जाते हैं, तो क्लास को डेली लगाया करिएगा, उसी से आपकी वोकैब स्ट्रॉन्ग होगी। रिवाइव का मतलब होता है पुनर्जीवित करना, रीवाइव, रीलिव है ना, रिवाइव यानी कि री लाइफ, दोबारा से लाइफ दे देना किसी को, तो री लाइव कर देना, लिव अगेन। रिवाइवर का मतलब होता है टू लिव अगेन, दोबारा से जीवित हो जाना, कोई चीज़ पुनर्जीवित होना, मतलब रिवाइव यानी कि रीलाइव यानी कि दोबारा से जीना। द गवर्नमेंट प्लान्स टू रिवाइव ओल्ड इंडस्ट्रीज, पुरानी इंडस्ट्रीज को रिवाइव करने का प्लान कर रही है गवर्नमेंट, तो रिवाइव करना मतलब रीलाइव करना, उसको दोबारा से लाइफ देना। रिसरेक्ट, रेजुवनेट और रिस्टोर, मार्क करेंगे रिसरेक्ट को, मार्क करेंगे रेजुवनेट को, रिस्टोर का तो पता है, तो दोनों का मीनिंग सेम है तीनों का, कि भाई पुनर्जीवित करना है, दोबारा से शुरू करना है, किसी चीज़ को एक्टिव करना है फिर से। एक तरफ दोबारा से एक्टिव कर रहे हो, दूसरा किल कर दे रहे हो, डिस्ट्रॉय कर रहे हो और एबोलिश कर रहे हो, आप उसको ख़त्म कर रहे हो, तीनों हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स, इसमें से आप एबोलिश को मार्क कर सकते हैं। वर्ड्स कंप्लीट हुए, अब हम करेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस। पहला है शॉट इन द आर्म, हौसला बढ़ाने वाली चीज़, समथिंग दैट बूस्ट मोरल और एनर्जी। शॉट इन द आर्म, शॉट इन द आर्म का मतलब होता है कि भाई एक हौसला बढ़ाने वाली चीज़ है, मोटिवेटिंग चीज़ है, जो चीज़ मोरल या एनर्जी बढ़ाएगी उसी को बोलते हैं शॉट इन द आर्म। द न्यू टैक्स कट्स वर अ शॉट इन द आर्म फॉर द इकोनॉमी, जो नया टैक्स कट किया गया तो वो क्या था, एक शॉट इन द आर्म था इकोनॉमी के लिए, यानी कि बहुत ही
एनर्जी देने वाली, बूस्ट करने वाली चीज़ थी इकोनॉमी को बूस्ट करेगी वो चीज़। राइज टू द ओकेशन, इसका मतलब होता है चुनौती के समय अच्छा प्रदर्शन करना, टू परफॉर्म वेल इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। राइज टू द ओकेजन आया, जब मौका आया तो हम बहुत तरीके से राइज हुए, खड़े हुए एकदम सीना चौड़ा करके। तो राइज टू द ओकेजन का मतलब है जब चुनौती आई तो हमने अच्छे से परफॉर्म किया, टू परफॉर्म वेल इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। द टीम रोज टू द, राइज की सेकेंड फॉर्म है, द टीम रोज टू द ओकेजन एंड वन द मैच। टीम ने क्या करा, चुनौती के समय अच्छा प्रदर्शन किया और मैच जीत गई। नाइदर हेयर नॉट देयर, ना तो उपयोगी और ना ही प्रासंगिक। इररिलेवेंट है, नॉट इम्पोर्टेंट टू द सिचुएशन, किसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं है। हिज एक्सक्यूजेज आर नाइदर हेयर नॉर देयर, तो उसके जो एक्सक्यूजेज हैं वो कैसे हैं, इररिलेवेंट हैं, बिना बात के हैं, ना तो यहाँ यूज़ हो रहे हैं ना कहीं और यूज़ हो रहे हैं। स्टेटेड पोजीशन का मतलब होता है घोषित रुख, एक ऑफिशियली एक्सप्रेस्ड व्यू पॉइंट, कोई एक व्यू पॉइंट रखता है कोई व्यक्ति तो उसको बोलते हैं स्टेटेड, और ऑफिशियल, ना कि ऐसा इधर उधर का नहीं, केवल ऑफिशियल, तो स्टेटेड पोजीशन है। द मिनिस्टर्स स्टेटेड पोजीशन वॉज क्लियर ऑन द इशू, मिनिस्टर की जो स्टेटेड पोजीशन थी उसकी जो ऑफिशियल एक्सप्रेशन था, व्यू पॉइंट था, वो एक किसी मुद्दे पर वो क्या था, एकदम क्लियर था। फ्रेजल वर्ब्स, पहला है कॉल फॉर, कितनी बार करा चुके हैं भाई इसको, इसका मतलब होता है मांग करना, डिमांड करना, किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ना है ना, रिक्वेस्ट करना किसी चीज़ की या डिमांड करना, उसको बोलते हैं कॉल फॉर। द सिचुएशन कॉल्स फॉर इमीडिएट एक्शन, तो सिचुएशन किस चीज़ की डिमांड करती है, इमीडिएट एक्शन की, कि भाई सिचुएशन में इमीडिएट एक्शन की ज़रूरत है। डू अवे विद, इसका मतलब होता है समाप्त करना। टू अबोलिश और रिमूव, किसी चीज़ को अबोलिश कर देना, ख़त्म कर देना, रिमूव कर देना, हटा देना। द स्कूल डिड अवे विथ, टू अवे का सेकेंड फॉर्म हो गया डिड, तो डिड अवे विथ कॉर्पोरल पनिशमेंट, तो कॉर्पोरल पनिशमेंट से स्कूल ने क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। पहले बहुत पिटाई होती थी ना हमारी स्कूल में, स्कूल टाइम में हम लोगों की बहुत पिटाई होती थी, टीचर बहुत मारते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी स्कूल में कॉर्पोरल पनिशमेंट को ख़त्म कर दिया गया है, डू अवे विथ। पास ऑन, आगे बढ़ाना, हस्तांतरित करना, पास ऑन का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह पास ऑन करना, मतलब ट्रांसफ़र करना, कन्वे कर देना। द शॉपकीपर मस्ट पास ऑन द बेनिफिट्स टू द कस्टमर, शॉपकीपर को पास ऑन कर देना चाहिए, ट्रांसफ़र करने चाहिए बेनिफिट्स, कस्टमर को भी फ़ायदे पहुंचाने चाहिए। किक इन का मतलब होता है प्रभाव में आना, टू बिगिन टू टेक इफेक्ट, किसी चीज़ के प्रभाव में आना, इफेक्ट लेना, शुरू करना। द न्यू लॉ विल किक इन नेक्स्ट मंथ, जो नया कानून है ना अगले महीने से शुरू हो जाएगा, इफेक्ट में आ जाएगा। किक इन मतलब इफेक्ट में आना, शुरू होना। वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस देखिए बेटा, सब कुछ है भाई इस क्लास में, तो सब कुछ ऐसा, वोकैब की मास्टर क्लास है ना, एक ही क्लास काफ़ी है आपकी वोकैब को और आपके पूरे ओवरऑल इंग्लिश के लेवल को एक अलग ही स्तर पर ले जाने के लिए। सोवेनिर नाउन होता है, स्मृति चिन्ह को बोलते हैं सोवेनिर, एन ऑब्जेक्ट केप्ट एज अ रिमाइंडर ऑफ अ प्लेस और इवेंट, किसी एक प्लेस का, किसी एक इवेंट का, एक आपने ऑब्जेक्ट को बस एक रिमाइंडर के रूप में रख लिया कि हाँ ठीक है बस इसकी याद में हमने ये चीज़ रख ली है। सो यू नियर, आप एक ऐसी चीज़ लेते हो जो आपके करीब रहे, समथिंग यू कीप नियर टू रिमेंबर, कि भाई जिससे कि आप चीज़ों को याद रख पाएँ। सो यू नियर, जो चीज़ आपके पास रह सके, सोवेनिर। सोवेनिर शॉप्स कैसी होती हैं, जो आपको मेमोरी आइटम्स देती हैं। आई बॉट अ सोवेनिर, कहाँ से, फ्रॉम द ताजमहल, ताजमहल से मैं क्या लेकर आया हूँ, एक सोवेनिर लेकर आया हूँ, जिससे मुझे याद रहे कि मैं ताजमहल गया था। कीप से टोकन और मेमेंटो, तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स, मेमेंटो को मार्क कर सकते हैं। एक तरफ तो भाई चीज़ें हैं, स्मृति चिन्ह है, दूसरी तरफ फॉरगेटफुलनेस है, लॉस है और नेग्लेक्ट है। एंटोनिम्स छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है याद करने का। सिनोनिम्स में बस आप मोमेंटो को याद कर लीजिए, ये काफ़ी है, अदरवाइज बस वर्ड का मीनिंग समझ जाएंगे तो काफ़ी हो जाएगा। नेक्स्ट, विस्पर, वर्ब भी है, नाउन भी है, फुसफुसाना। स्पीक सॉफ्टली यूजिंग ब्रेथ रादर देन वॉइस, तो वॉइस ज़्यादा बोलना और वॉइस ना निकाल करके फुसफुसाहट होना। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ ये तो मेरी वॉइस है, लेकिन अगर मैं ऐसे समझाऊँ वॉइस का मतलब होता है फुसफुसाना, तो ये क्या है, मैं हिसिंग साउंड निकाल रहा हूँ, तो विस्पर साउंड लाइक विश विश, यानी कि हिस साउंड निकल रही है, श ऐसे करके, है ना। बात को कहने के बाद अगर मैंने कह दिया श, तो वो क्या चीज़ है, वो विस्पर है, मैं आपको फुसफुसा रहा हूँ बस। शी विस्पर्ड आ सीक्रेट इन माई ईयर, उसने कान में मेरे एक सीक्रेट को विस्पर किया, यानी कि फुसफुसाया। ठीक है, एक होता है वॉइस बोलना, एक होता है विस्पर करना, मतलब बहुत धीमे बोलना किसी चीज़ को। मरमर, मटर और हिस, ये तीनों हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स रहेंगे, आज एक तरफ तो भाई फुसफुसा रहा है तो इसका उल्टा क्या रहेगा फिर, शाउट करना, येल चिल्लाना, स्क्रीम करना। मार्क करो स्क्रीम को, मार्क करो येल को, इनका मतलब होता है चिल्लाना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड देखिए, लोकेशियस। एडजेक्टिव होता है बातूनी, वेरी टॉकेटिव। एक व्यक्ति है, मेरा एक दोस्त है लोकेश,
मेरा एक दोस्त है लोकेश, इतना बोलता है भाई, इतना बोलता है बहुत, वो कभी चुप ही नहीं रह सकता। तो लोकेश क्या बोलता है, तो लोकेश नाम का लड़का बहुत बोलता है। तो लोकेशियस कौन होते हैं, बातूनी लोग होते हैं। लोकेशियस, लोकेश, लोकेशियस, लोका मतलब रिलेटेड टू स्पीकिंग है। लोकेशियस पीपल टॉक्स अ लॉट। लैटिन वर्ड है लोकी, इसका मतलब होता है बोलना। तो लोकी से बना है लोकेशियस। तो लोकेशियस मतलब बातूनी, वेरी टॉकेटिव। द लोकेशियस चाइल्ड एंटरटेन एवरीवन। लोकेशियस चाइल्ड ने, लोकेशियस यानी कि बहुत बातूनी बच्चा था, उसने एंटरटेन करा सभी के लिए, सभी को। होते हैं ना बहुत सारे बच्चे जो मतलब आप उनके किसी के, कोई बच्चा है, आप उसके घर पे गए, वो बच्चा इतना बातूनी है, इतना लोकेशियस है कि वो लगातार बोलता रहता है भाई, वो उसका समझ ही नहीं आता कि कहाँ से उसकी बातें आ रही हैं और क्या क्या बोल रहे हैं वो। तो लोकेशियस चाइल्ड होता है वो बातूनी बच्चा। टॉकेटिव है, गैरुलस है और चैटी। ठीक है, तीनों हो जाएंगे इसके। चैटी मतलब जो बहुत चैट करता है, बहुत बातें करता है, तो चैटी। और गैरुलस, गैरुलस को मार्क करो, एग्जाम में आ चुका है भाई, कई बार आ चुका है। तो टॉकेटिव का तो आपको पता है। एक तरफ तो लोकेशियस है, काफ़ी बातूनी है, टॉकेटिव है। दूसरी तरफ साइलेंट एकदम, रेटिसेंट है और रिजर्व्ड है, ज़्यादा बातचीत नहीं करता है। रेटिसेंट को मार्क करो इसमें से। नेक्स्ट अगला वर्ड है लूनर। एडजेक्टिव होता है चंद्र से संबंधित, रिलेटिंग टू द मून, चांद से संबंधित है ये। लूना का मतलब होता है मून। तो लूनर एक्लिप्स होता है ना, चंद्र ग्रहण, एक्लिप्स होता है ग्रहण। लूनर एक्लिप्स होता है, एक सोलर एक्लिप्स होता है। तो लूनर मतलब चांद से संबंधित है जो चीज़। लूनर कैलेंडर बेस्ड ऑन मून, लैटिन वर्ड लूना से बना है और लूना का मतलब होता है मून। एस्ट्रोनॉट्स कंडक्टेड आ लूनर मिशन। एस्ट्रोनॉट्स हैं जो अंतरिक्ष में जाते हैं, अंतरिक्ष यात्री, उन्होंने कंडक्ट किया है एक लूनर मिशन, यानी कि मून का मिशन। मून लाइक, सिलेन रिलेटेड और एस्ट्रल, तीन रहेंगे इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स रहेंगे सोलर, टेरेस्ट्रियल और अर्थली। वर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं, वो कैप कंप्लीट हो चुकी है। अब हम कवर करेंगे एडिटोरियल एनालिसिस। द हिंदू का एक बहुत प्यारा सा एडिटोरियल है, इसको डिटेल में एनालाइज करेंगे, जिससे आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पार्ट मजबूत होगा और आपको एग्जाम में अनसीन पैसेज बहुत बहुत इजीली आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है जी, चलिए बहुत धीरे धीरे आराम से हर चीज़ को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, मजा आएगा पढ़ के। कट्स इन टाइम, समय पर कटौती। ऑन द न्यू जीएसटी सिस्टम, नया जीएसटी सिस्टम आया है हमारे देश में। कट्स इन टाइम, उसमें बहुत समय पर कटौती करी गई है, तो उसी के ऊपर आज का एडिटोरियल बेस्ड है। द जीएसटी रेट कट्स विल बूस्ट कंजम्पशन एट अ टाइम व्हेन एक्सपोर्ट्स फेस चैलेंजेस। जीएसटी रेट कट्स हुई, कटौती हुई जीएसटी रेट में। विल बूस्ट कंजम्पशन, उससे कंजम्पशन बढ़ेगा, खपत बढ़ेगी। एट ए टाइम, एक ऐसे समय में जहां पर एक्सपोर्ट्स फेस चैलेंजेस, जहां पर एक्सपोर्ट जो हमारा निर्यात था वो क्या कर रहा था, उसमें चैलेंजेस चल रहे थे, उसमें चुनौतियां चल रही थी। ओके, चलिए भी आगे बढ़ते हैं, इसको कवर करते हैं। द स्वीपिंग चेंजेस टू द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी regime authorized by the GST Council on Wednesday, September 3rd, 2025 have come as a shot in the arm for the mood of the people and potentially for the economy overall। जो स्वीपिंग चेंजेस आए, स्वीपिंग चेंजेस मतलब बहुत बड़े चेंजेस टू द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी टैक्स की रिजीम जो थी उसमें बहुत स्वीपिंग चेंजेस आए, बड़े चेंजेस आए। ऑथराइज्ड बाय द जीएसटी काउंसिल ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे में जीएसटी काउंसिल बैठी और उसने ऑथराइज किया सितंबर 3, 2025 को। हैव कम एज अ शॉट इन द आर्म, शॉट इन द आर्म का मतलब होता है बिल्कुल सटीक चीज़ एकदम। फॉर द मूड ऑफ द पीपल, लोगों के मूड के लिए ठीक है ये चीज़, और पोटेंशियली ओवरऑल इकोनॉमी के लिए, हमारी ओवरऑल अर्थव्यवस्था के लिए ये चीज़ बहुत ही ठीक साबित होने वाली है। फ्यू थिंग्स स्पर ऑप्टिमिज्म एंड डिमांड एज इफेक्टिवली एज टैक्स कट। फ्यू थिंग्स, कुछ चीज़ों ने स्पर किया, मोटिवेट किया ऑप्टिमिज्म को, एंड डिमांड एज इफेक्टिवली एज टैक्स कट, और जिससे कि ये टैक्स कट हुए। द सेंटर डिड वेल टू पुश द जीएसटी काउंसिल टुवर्ड दीज रिफॉर्म्स विच रोज टू द ओकेजन एंड क्लियर दैम क्विकली। सेंटर ने डिड वेल, अच्छा किया कि भाई ये जो जीएसटी काउंसिल है उसको पुश किया इन रिफॉर्म्स की तरफ, विच रोज टू द ओकेजन, जो कि इस ऐसी सिचुएशन में सही काम है, एंड क्लियर दैम क्विकली, और बहुत ही जल्दी इन चीज़ों को क्लियर करके हम रिफॉर्म्स ले आए। क्रिटिसिज्म दैट दीज रिफॉर्म्स हैव कम टू लेट इज नाइदर हेयर नॉर देयर। ये जो क्रिटिसिज्म हो रहे हैं कि भाई ये जो रिफॉर्म्स आए हैं बहुत लेट आए हैं, इज नाइदर हेयर नॉर देयर, तो ये इरेलीवेंट है। जो आज चीज़ हुई है काफ़ी बड़ी चीज़ है, काफ़ी अच्छी चीज़ है। The GST Council is a federal body and any of the states could have suggested these rate cuts earlier but did not। ये जो GST काउंसिल है एक फेडरल बॉडी है और कोई भी स्टेट could have suggested these rate cuts earlier but did not to।
तो पहले क्या है कि कोई भी स्टेट, कोई भी राज्य इन चीज़ों को पहले भी सजेस्ट कर सकता था, लेकिन किसी भी राज्य ने पहले इसका सजेशन नहीं दिया। द appropriateness of the Prime Minister's announcement of the reforms in his Independence Day speech, coming as it did before either the relevant group of ministers or the GST councils met, can be questioned. प्राइम मिनिस्टर, ये जो अप्रोप्रिएटनेस है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ने जो अनाउंसमेंट करे थे रिफॉर्म्स के अपने इंडिपेंडेंस डे स्पीच में, कमिंग एज इट डिड बिफोर आइदर द रिलेवेंट ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स और द जीएसटी काउंसिल्स मेट, ये जो आए हैं ये मिनिस्टर्स, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की और जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई। कमिंग एज इट डिड बिफोर आइदर द रेलिवेंट ग्रुप, चाहे तो वो मिलकर ही आए, लेकिन ये कैन बी क्वेश्चन, इन पर सवाल उठाए जा सकते हैं। बट हेयर, लेकिन यहाँ पर टू द फैक्ट दैट द काउंसिल अनाउंस्ड इट्स डिसीजन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ व्हाट वाज सपोज्ड टू बी अ 2-day मीटिंग शोज दैट द स्टेट्स वर ऑन द बोर्ड। कह रहे हैं कि भाई ये जो फैक्ट है ना, जो काउंसिल है, जो जीएसटी काउंसिल बैठी, उसने अनाउंस करा अपने डिसीजन को पहले ही दिन। 2 दिन की सपोज करा जा रही थी मीटिंग, लेकिन पहले ही दिन उसमें अनाउंसमेंट हुआ इस रिफॉर्म का, जीएसटी रिफॉर्म का। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि जो स्टेट्स हैं ना, जो राज्य हैं, वर ऑन बोर्ड, वो कहीं ना कहीं दबाव डाल रहे थे। द मिनट्स ऑफ द 56th मीटिंग विल रिवील ईच मेंबर्स स्टेटेड पोजीशन। द मिनट्स ऑफ द 56th मीटिंग, मिनट्स यानी कि उसकी जो हाईलाइट्स हैं 56th मीटिंग की, जीएसटी काउंसिल की, विल रिवील, वो रिवील करेगी हर मेंबर की स्टेटेड पोजीशन, उनकी जो ऑफिशियल व्यू पॉइंट है उसको रिवील करेगी। द रेट चेंजेस स्पैन नियरली एवरी सेक्टर एंड आर ओवरवेलमिंगली इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। रेट चेंजेस हुए, रेट चेंजेस स्पैन जो है नियरली एवरी सेक्टर, सारे के सारे स्पैन करेंगे, सारे के सारे जितने भी सेक्टर्स हैं उन सभी को इफेक्ट करेंगे ये जो रेट चेंजेस हुए हैं। एंड आर ओवरवेलमिंगली, और काफ़ी बड़े पैमाने पर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, कहीं ना कहीं चीज़ें गिरावट की तरफ जाएंगी, हर चीज़ का रेट कहीं ना कहीं आपको गिरता हुआ नजर आएगा। वेरी फ्यू आइटम्स, बहुत कुछ आइटम, बहुत थोड़े से आइटम्स, सच एस हाई एंड मोटरसाइकिल, जो बहुत बड़ी बड़ी मोटरसाइकिल्स हैं, स्पोर्ट बाइक्स वगैरह हैं, हायर प्राइस्ड अपैरल, बहुत महंगे अपैरल यानी कि कपड़े, आर सेट टू बिकम मोर एक्सपेंसिव, वो और ज़्यादा महंगे हो जाएंगे, लेकिन केवल हाई एंड, बहुत ज़्यादा महंगी जो चीज़ें हैं केवल वही महंगी होंगी, ना कि नॉर्मल वाली चीज़ें। Tempting as it was to pack the 40% bracket with more items, the GST Council did well to keep it narrow. Tempting as it was, लालच तो था सरकार को कि भाई चीज़ों को 40% के ब्रैकेट में रखा जाए, लेकिन जो जीएसटी काउंसिल है डिड वेल टू कीप इट नैरो, उसने जो है चीज़ों को नैरो रखा है, सीमित रखा है। ओवरऑल दीज रेट कट्स, ये रेट कट्स हुए हैं, कपल्ड विद द इनकम टैक्स रेट कट्स अनाउंस इन बजट 2025। इनकम टैक्स ऑलरेडी बजट 2025 में कम किया गया है, वहाँ पर स्लैब को 12 लाख से भी के आसपास ले गए हैं। तो 12 लाख तक अभी हमारे देश में कोई टैक्स नहीं देना होता है, तो ऑलरेडी हमने कर चुके हैं इनकम टैक्स का रेट कट, और अभी ये वाले रेट कट्स जो हैं, तो ये दोनों मिलकर के शुड सर्व एज अ मच नीडेड बूस्ट टू कंजम्पशन एट अ टाइम व्हेन अदर इंजन्स ऑफ ग्रोथ सच एज एक्सपोर्ट्स एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आर स्पटरिंग। ओवरऑल ये जो कट्स हुए, पहले इनकम टैक्स का हुआ और अब जीएसटी को हुआ, शुड सर्व एज अ मच नीडेड बूस्ट, ये क्या है? एक मच नीडेड, बहुत ज़रूरी बूस्ट था, किस चीज़ के लिए? कंजम्पशन के लिए, एट ए टाइम, एक ऐसे समय में, व्हेन अदर इंजन्स ऑफ ग्रोथ, जो दूसरे इंजन्स हैं ग्रोथ के, जो दूसरी मशीनरी है, जैसे कि एक्सपोर्ट है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, वो कहीं ना कहीं स्पटर कर रही थी, मतलब गड़बड़ चल रही थी, वहाँ पर धीमे चल रही थी चीज़ें। द गवर्नमेंट हैज़ मेंटेन्ड दैट द रेवेन्यू इम्प्लीकेशन ऑफ दीज जीएसटी रेट कट्स वुड बी अराउंड 48,000 करोड़ आ ईयर। कह रहा है कि भाई साहब ये जो गवर्नमेंट है ना, उसने मेंटेन किया कि रिवेन्यू इम्प्लीकेशन जो है, इसके जो रिवेन्यू आउटपुट निकलेगा, इसका जो रिजल्ट्स आएंगे इस जीएसटी रेट कट्स का, वुड बी अराउंड ₹48,000 करोड़ ईयर, लगभग 48,000 करोड़ रुपए का इसमें कट हो जाएगा चीज़ों में, बेस्ड ऑन 2023-24 कंजम्पशन डाटा। तो जो 2023-24 का जो कंजम्पशन डाटा है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 48,000 करोड़ के आसपास गिरावट आएगी दामों में, ओवरऑल अगर अमाउंट देखा जाए तो। गिवन द स्कोप ऑफ द कट्स दिस सीम लाइक एन अंडर एस्टिमेशन। गिवन द स्कोप ऑफ द कट्स, ये जो कट हुआ इसका अगर स्कोप देखा जाए, इसको अंडर एस्टिमेशन में मान कर चलिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा चेंज है। हाउएवर, लेकिन ओनली टाइम विल टेल व्हाट द एक्चुअल नंबर विल बी, लेकिन समय बताएगा कि असली नंबर क्या आएगा। It is to be noted that the GST Council decided to do away with the compensation cess despite opposition governed state calling for one to protect their revenues. It is to be noted, ये नोट करने वाली बात है कि जो GST काउंसिल है उसने डिसाइड किया है
टू डू अवे विद द कंपनसेशन सेस, कंपनसेशन सेस को ख़त्म करने के लिए। डिस्पाइट अपोजिशन गवर्नड स्टेट्स, जो अपोजिशन गवर्नड जो स्टेट्स हैं, कॉलिंग फॉर, जो डिमांड कर रहे थे, वन टू प्रोटेक्ट दियर रेवेन्यू, कि भाई हमारी रेवेन्यू को प्रोटेक्ट किया जाए, उस चीज़ के लिए चाहे वो अपोज कर रहे थे, लेकिन सरकार ने, जीएसटी काउंसिल ने डिसाइड किया कि भाई कंपनसेशन सेस को हटाया जाएगा। सच अ सेस, ये जो सेस था, इस टाइप के जो सेस होते हैं, वुड हैव डाइल्यूटेड द रेट रेशनलाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन एफर्ट्स एंड इज बेस्ट एग्जीक्यूट। सच अ सेस, ये जो सेस हैं, ये जो सेस लगे हुए हैं, ये जो सेस का मतलब था टैक्स, ये जो टैक्स लगे हुए हैं, वुड हैव डाइल्यूटेड, इनको कम किया जा सकता था। द रेट रेशनलाइजेशन की सेट जो रेट है उसको कम कर सकते थे ये, एंड सिंप्लीफिकेशन एफर्ट्स, और जो सिंप्लीफिकेशन के जो एफर्ट्स हैं, प्रयास हैं, इज बेस्ट एग्जीक्यूट, तो इनको क्या कर दिया गया है, बेस्ट एग्जीक्यूट करा गया है, इनसे बचा गया है। इंस्टीड, उसकी जगह पर, द स्टेट्स आर नाउ going to have to look to their own revenue sources as well as the 16th Finance Commission to offset the losses they face। कह रहे कि इसकी जगह पर जो स्टेट्स है ना, are now going to have to look their own revenue sources। अब क्या है, जो राज्य हैं वो अब क्या करेंगे, वो अपने ओन, अपने खुद के रेवेन्यू सोर्सेज को देखेंगे, उनका ध्यान रखेंगे, एज वेल एज द 16th फाइनेंस कमीशन, और 16वें फाइनेंस कमीशन की ओर भी ध्यान रखेंगे, टू ऑफसेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए अपने लॉसेस को जो फेस करेंगे। भाई अगर टैक्स कम होगा, प्रोडक्ट का टैक्स कम अगर हो जाएगा, लोग तो कम पे करेंगे, लेकिन राज्यों का तो उसमें कहीं ना कहीं घाटा है। लोगों का तो फायदा है इस चीज़ में, लेकिन राज्यों का घाटा है। तो अब वो क्या करेंगे, ऑफसेट करने की कोशिश करेंगे, जो लॉस वो फेस कर रहे हैं अगली चीज़ों में, अपने रेवेन्यू कलेक्शन में, वो कहीं ना कहीं चीज़ों को ध्यान रखेंगे। द न्यू GST 2.0 still has some anomalies and is still more complicated than it needs to be, but the removal of duty inversions and the easing of paperwork are a huge improvement। तो नई GST 2.0 है, still has some anomalies, उसमें अभी भी कुछ अनियमितताएं हैं, असमानताएं हैं, abnormalities हैं, and is still more complicated than it needs to be, अभी भी इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस बची हुई हैं। बट द रिमूवल ऑफ ड्यूटी इन्वर्जन, लेकिन जो ड्यूटी इन्वर्जन का रिमूवल किया गया है, एंड द ईजिंग ऑफ पेपर वर्क, और जो ईजिंग करी गई है पेपर वर्क की, ये सब एक इम्प्रूवमेंट, बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट है। अब पेपर वर्क को और कम किया गया है, चीज़ों को और ईजी करा गया है। द गवर्नमेंट शुड नाउ रिवाइव द नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी एट लीस्ट टेम्पोरेरीली टू एंश्योर दैट द रेट कट्स आर पास्ड ऑन वंस दे किक इन ऑन सितंबर 2022। गवर्नमेंट को अब रिवाइव कर देना चाहिए, पुनर्जीवित करना चाहिए नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी को, एटलीस्ट टेम्पोरली, चाहिए अभी कुछ ही समय के लिए किया जाए, टू एंश्योर करने के लिए, आश्वस्त करने के लिए कि भाई ये जो रेट कट्स हुए हैं ना, आर पास्ड ऑन वंस, पास ऑन हो जाएं, मतलब लोगों तक पहुंच जाएं, वंस दे किक इन का मतलब होता है स्टार्ट होंगे, जब वो सितंबर 22 सितंबर से शुरू हो जाएंगी ये चीज़ें, तो जब ये स्टार्ट हो जाएंगे 22 सितंबर से, तब कहा गया है कि भाई साहब इनके रेट कट्स को बहुत ध्यान में रखना चाहिए, जिससे कि ये लोगों तक पहुंच जाए, ना कि केवल बड़े बिजनेसेस तक शामिल रहें। आज के एडिटोरियल की टोन है एनालिटिकल, चीज़ों को बहुत तरीके से एनालाइज किया है एडिटर ने, और कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है, मतलब बहुत ही सावधानी के साथ में ऑप्टिमिज्म दिखाया गया इसमें, ठीक है, पॉजिटिवनेस इसमें दिखाई गई है। लास्ट में थोड़ी सी इसमें क्रिटिसिज्म भी हल्का फुल्का देखने को मिलता है। तो कॉशियसली ऑप्टिमिज्म है, मतलब उसका तारीफ हो रही है, लेकिन थोड़ी सी ध्यान में रखते हुए, ठीक है जी। तो ये चीज़ें हैं, टोन इसकी एनालिटिकल एंड कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है। कॉम्प्रहेंशन एमसीक्यूज करते हैं भाई अभी। द आर्टिकल सजेस्ट दैट द मेन बेनिफिट ऑफ द GST रेट कट्स इज, आर्टिकल में क्या सजेस्ट किया गया है कि भाई मेन बेनिफिट जो है GST रेट कट्स के क्या होने वाले हैं। इंक्रीजिंग गवर्नमेंट रिवेन्यू, इससे गवर्नमेंट का रिवेन्यू बढ़ जाएगा, गवर्नमेंट का रिवेन्यू तो कम होगा, आप कम पेमेंट करेंगे तो गवर्नमेंट को तो कम ही होगी। बूस्टिंग कंजम्पशन एट ए टाइम व्हेन वीक एक्सपोर्ट्स हैं और इन्वेस्टमेंट कम है, हाँ ये ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। बूस्ट करेगा कंजम्पशन को एक ऐसे समय में जहाँ पर हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं और इन्वेस्टमेंट कम है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल, व्हाई वाज द डिसीजन टू अवॉइड इंट्रोड्यूसिंग अ कंपनसेशन सेस कंसीडर अप्रोप्रिएट। कंपनसेशन सेस को अवॉइड करना, उस चीज डिसीजन को क्यों माना जा रहा है अप्रोप्रिएट। इट वुड हैव इंक्रीज द सेंटर्स रिवेन्यू, ये सेंटर का रिवेन्यू बढ़ाएगा नहीं। इट वुड हैव रिड्यूस स्टेट्स डिपेंडेंस ऑन द फाइनेंस कमीशन, ये स्टेट की डिपेंडेंस फाइनेंस कमीशन के ऊपर रिड्यूस कर देगा, नहीं रिड्यूस नहीं करेगा, बढ़ाएगा। इट वुड हैव अंडरमाइन, ये कम करेगा सिंप्लीफिकेशन को
और रैशनलाइजेशन ऑफ रेट्स को, हाँ ये ठीक है, इट वुड हैव रिमेन, ये वाला ठीक लग रहा है। इट वॉज अपोज बाय ऑल स्टेट्स यूनानिमसली, नहीं अपोजिशन तो कुछ ऐसी नहीं आई है, सी ऑप्शन ही करेक्ट है। व्हाई डज द एडिटोरियल इम्प्लाई अबाउट द प्राइम मिनिस्टर्स इंडिपेंडेंस डे अनाउंसमेंट ऑफ द रिफॉर्म्स? एडिटोरियल क्या इम्प्लाई करता है? प्राइम मिनिस्टर इंडिपेंडेंस डे अनाउंसमेंट हुए थे, उस चीज़ में क्या इम्प्लाई हो रहा है? इट वॉज द फाइनल डिसीजन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल का फाइनल डिसीजन था, नहीं। इट प्री-एम्प्टेड फॉर्मल डिस्कशंस बट स्टेट्स स्टिल अग्रीड लेटर, एक प्री-एम्प्टेड फॉर्मल डिस्कशन था, हाँ, बट स्टिल, हाँ स्टेट ने इसको हेल्प सपोर्ट तो किया है, अभी भी एग्री तो कर रहे हैं। इट वॉज अपोज बाय द काउंसिल मेंबर्स, काउंसिल मेंबर्स के द्वारा तो अपोज बिल्कुल नहीं किया गया, उन्होंने तो इसको डिसाइड किया है। इट वॉज कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड, अरे नहीं कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड कैसे है भाई, जीएसटी का जितना रेट रखना चाहती है सरकार रख सकती है, इसमें क्या दिक्कत है, इनवैलिड तो नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचता है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ग्रामर एमसीक्यूज आइडेंटिफाई करना है आपको एरर। द जीएसटी काउंसिल हैव डिसाइडेड टू कट रेट्स अक्रॉस मैनी सेक्टर्स विच इज एक्सपेक्टेड टू स्पर डिमांड। जीएसटी काउंसिल हैव डिसाइडेड टू कट रेट्स, हैव डिसाइडेड, देखो जीएसटी काउंसिल क्या है, सिंगुलर है, तो इसके लिए यहाँ पर सिंगुलर आना चाहिए, हैव नहीं आएगा, यहाँ पर हैज आएगा। हैव डिसाइडेड की जगह पर होना चाहिए हैज डिसाइडेड, ए ऑप्शन में ही एरर है। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक करना है आपको, आर्टिकल का क्वेश्चन है। द रिमूवल ऑफ डैश कंपनसेशन सेस वाज अ की हाईलाइट ऑफ द जीएसटी रिफॉर्म्स। रिमूवल ऑफ ए कंपनसेशन सेस, एक कंपनसेशन नहीं, एन तो आएगा ही नहीं, द इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। द रिमूवल ऑफ द कंपनसेशन सेस, एक पर्टिकुलर कंपनसेशन सेस की बात करी जा रही है, जीएसटी के अंदर जो कंपनसेशन सेस लगता था, तो ये पर्टिकुलर हो गया ना, और पर्टिकुलर के लिए हम लगाते हैं द, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा। ट्रांसफॉर्मेशन करनी है आपको नरेशन की। द फाइनेंस मिनिस्टर सेड द रेवेन्यू लॉस विल बी अबाउट 48,000 करोड़ रुपीज। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा, सेड दैट द, ठीक है, द फाइनेंस मिनिस्टर सेड डैश द रेवेन्यू लॉस विल बी, अच्छा ये देखो जब आप नरेशन चेंज करेंगे तो फिर आप पहले इसको वर्ब को देखिएगा, विल बी है तो विल बी से क्या हो जाएगा, वुड भी हो जाएगा, जहाँ पर भी वुड मिलेगा वो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विल बी काटो, लॉस इज काटो, हैज़ काटो, वुड भी एक ही जगह पर है, बी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। द फाइनेंस मिनिस्टर सेड द रेवेन्यू लॉस वुड बी अबाउट 48,000 करोड़, यहाँ पर दैट लगा लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। द फाइनेंस मिनिस्टर सेड दैट द रेवेन्यू लॉस वुड बी अबाउट रुपीज़ 48,000 करोड़, ठीक है जी, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। क्लॉज टेस्ट करिएगा। जीएसटी काउंसिल द जीएसटी काउंसिल्स डिसीजन to cut rates across sectors is seen as a dash for consumption at a time when exports and investments are dash. However, questions remain about whether businesses will dash these benefits to consumers, making oversight mechanism essential. पढ़िएगा भी, पढ़ लिया आपने, चलिए अब करिएगा। जीएसटी काउंसिल का जो डिसीजन है रेट कट करना अक्रॉस सेक्टर्स, सारे सेक्टर्स में, इज सीन एज अ, किस तरीके से इसको देखा जाता है भाई, जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी का रेट घटा दिया, ये डिसीजन जो है सभी सेक्टर में जाएगा, सभी जगह पर रेट कम हो जाएंगे चीज़ों के, तो ये क्या है, एक हर्डल है, एक बाधा है, रोड़ा है, किसी चीज़ का नहीं है। पेरिल है, एक पेरिल यानी कि खतरा है, नहीं है। डिले हुआ है, नहीं डिले तो कुछ है नहीं। बूस्ट है, एक बूस्ट है कंजम्पशन के लिए, कहाँ पर, एक ऐसे समय में जहाँ पर एक्सपोर्ट्स और इन्वेस्टमेंट कैसे हैं भाई, ऐसे समय में जहाँ पर एक्सपोर्ट्स और इन्वेस्टमेंट क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट अगर अच्छे होते तो फिर इसको बूस्ट नहीं मानते, कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट और इन्वेस्टमेंट कैसे हो रहे हैं, फ्लोरिश नहीं कर रहे, सेलिब्रेट नहीं कर रहे, स्टेबलाइज नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं स्पटरिंग, कहीं ना कहीं धीमे चल रहे हैं, गड़बड़ चल रही है उसमें, तो स्पटरिंग इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। हाउएवर, लेकिन क्वेश्चंस रिमेन अबाउट वेदर बिजनेसेस विल, क्वेश्चन ये है कि जो बिजनेसेस हैं, जो व्यापारी लोग हैं, विल वो क्या करेंगे, पास ऑन करेंगे, विदहोल्ड करेंगे, इम्पोज करेंगे, लेवाई करेंगे, इन बेनिफिट्स को वो पास ऑन करेंगे कंज्यूमर्स तक, बी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि भाई वो पास ऑन करेंगे या नहीं करेंगे, ये सवाल है। विदहोल्ड तो रोक कर रखना है, ये थोड़ी ना देखेंगे हम कि वो रोक के रखेंगे, इम्पोज नहीं और लेवी भी नहीं, इसमें ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखना ये है कि जो बिजनेसेस हैं इन बेनिफिट्स को पास ऑन करते हैं कंज्यूमर्स तक या नहीं, मेकिंग ओवरसाइट मैकेनिज्म एसेंशियल, तभी क्या होगा, तभी ये जो मैकेनिज्म है अच्छी तरीके से काम कर पाएगा। कंप्लीट हुआ क्लॉज टेस्ट, करिएगा PQRS। आज का PQRS तो बहुत हल्का है भाई, आप इसको चुटकियों में कर लेंगे, अब तो आपको बहुत प्रैक्टिस करवा दी हमने, अब तो ये होने लग गए होंगे। रीअरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स इनटू अ कोहेरेंट सेंटेंस, कोहेरेंट का मतलब होता है मीनिंगफुल, मीनिंगफुल सेंटेंस में आपको इन पार्ट्स को अरेंज कर देना है। द जीएसटी काउंसिल्स रिफॉर्म व्हेन कंजम्पशन नीड्स सपोर्ट कम एट अ क्रूशियल जंक्चर टू ड्राइव द इकोनॉमी फॉरवर्ड। पढ़िएगा भाई, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जल्दी पढ़ो इसको, और आप ही लगाएंगे इसको आज, ठीक है, लगाइएगा आप खुद से।
द जीएसटी काउंसिल रिफॉर्म्स शुरुआत है। अच्छा देखो, वैन कंजम्पशन नीड सपोर्ट, वैन कंजम्पशन, तो ये बात कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि वैन से नहीं होगा, इससे पहले कोई बात कही गई होगी उसके कंटेक्स्ट में वैन कंजम्पशन, तो क्यू ऑप्शन तो कट जाएगा। टू ड्राइव द इकोनॉमी फॉरवर्ड, टू ड्राइव द इकोनॉमी फॉरवर्ड, ये एक फ्रेज समझ में आ रही है कि किस चीज़ के लिए टू ड्राइव द इकोनॉमी फॉरवर्ड, तो कोई काम करा गया होगा और वो काम किस लिए करा गया होगा, टू ड्राइव करने के लिए, इकोनॉमी को फॉरवर्ड ले जाने के लिए, तो इसका मतलब एस से भी नहीं होगा, है भी नहीं। पी ऑप्शन द जीएसटी काउंसिल रिफॉर्म्स, ठीक है, और उसके अलावा क्यू ऑप्शन वैन कंजम्पशन नीड सपोर्ट। अब ये बात भी एक ऐसी फ्रेज आ रही है कि भाई ये बात की फ्रेज लग रही है, वैन कंजम्पशन नीड सपोर्ट, इसका मतलब कोई चीज़ हुई है और वो कब हुई है, वैन कंजम्पशन नीड सपोर्ट, जब कंजम्पशन को नीड थी, जरूरत थी सपोर्ट की, तो क्यू ऑप्शन भी कटेगा। तो क्यू ऑप्शन तो पहले ही काट चुके ना हम तो, हाँ, तो दो ऑप्शन क्यू हैं, दोनों कट गए। पी आर क्यू एस या फिर पी क्यू आर एस, बताइएगा, पी क्यू आर एस लगेगी पहले। द जीएसटी काउंसिल रिफॉर्म्स वैन कंजम्पशन नीड सपोर्ट कम एट ए जंक्चर टू ड्राइव द इकोनॉमी फॉरवर्ड, नहीं बन रहा भाई, काटो, पी क्यू आर एस काटो, एक ऑप्शन बचता है ए, अब लगाओ उसको। द जीएसटी काउंसिल्स रिफॉर्म्स, जीएसटी काउंसिल के जो रिफॉर्म्स हैं, कम एट ए क्रूशियल जंक्चर, एक ऐसे समय पर आए हैं, वैन कंजम्पशन नीड सपोर्ट, जब कंजम्पशन को सपोर्ट की जरूरत थी, और किस चीज़ के लिए जरूरत थी, टू ड्राइव द इकोनॉमी फॉरवर्ड, तो पी आर क्यू एंड लास्ट में आएगा एस, ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। यहाँ पर आंसर की दी गई है, पीडीएफ से मिल जाएगी, पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, टेलीग्राम में, और टेलीग्राम का लिंक वीडियो में दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट, अब हम करते हैं वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वो क्या, प्रैक्टिस विद ट्रिकी एमसीक्यूज, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वीडियो का, तो इसको हम अभी कवर करते हैं, और इसके बाद जितना आपने स्टार्टिंग में वो क्या पढ़ा था, सब कुछ आपको यहीं पर रट जाएगा। ऑलराइट, चलिए भाई शुरू करते हैं। द टैक्स रिफॉर्म्स अफेक्टेड ऑलमोस्ट एवरी सेक्टर, जो टैक्स रिफॉर्म्स आई सभी को, सारे सेक्टर्स को अफेक्ट करेगा, लिविंग फ्यू अनटच, लेकिन कुछ ही को अनटच छोड़ेगा। सच ए चेंज इज बेस्ट डिस्क्राइब, ये जो चेंज आया ये कैसा है, मिनिमल बहुत हल्का सा है, सेलेक्टिव नहीं, नैरो है, नैरो तो नहीं है, स्वीपिंग है, बहुत बड़े पैमाने पर व्यापक चेंज है, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। सडन कट इन द इंटरेस्ट रेट एनकरेज बिजनेसेस टू इन्वेस्ट मोर, सडन कट हुआ उससे इंटरेस्ट रेट को एनकरेज मिलेगा बिजनेसेस को टू इन्वेस्ट मोर, जिससे कि और ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाएँ। दिस पॉलिसी मूव कैन बी सेड, इसको कैसा बोल सकते हैं आप, डिले, भाई इस सडन कट हुआ इंटरेस्ट रेट में, वो इनकरेज करेगा बिजनेस को कि भाई वो इंटरेस्ट और ज़्यादा और ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाए, इंटरेस्ट रेट कम हो गया, इनकरेज करेगा बिजनेस को कि भाई वो इन्वेस्ट कर पाए, तो मतलब क्या, ये डिले कर देगा, सप्रेस कर देगा ना, इस पर करेगा, कहीं ना कहीं मोटिवेट करेगा। रिटेलर्स रिपोर्टेड हायर सेल्स ऑफ क्लोथिंग ड्यूरिंग द फेस्टिवल, रिटेलर्स ने रिपोर्ट करा कि भाई बहुत सेल हुई है क्लोथ्स की बहुत सेल हुई है फेस्टिवल के दौरान। द आइटम्स सोल्ड इन बल्क हेयर आर, तो क्या सामान बल्क में बिक गए, क्लोथ्स बिक गए, और क्लोथ्स को क्या बोलते हैं, लूनर, तो चंद्र से संबंधित है। अपेरल ही होता है, अपेरल मतलब अपेयर ऑफ जीन्स, तो मतलब क्या, क्लोथ्स, कपड़े, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, ये बाकी के ऑप्शन तो सोवेनियर तो एक मेमोरी की चीज़ होती है, विस्पर का मतलब फुसफुसाना होता है, तो ये सब गलत है, बी ऑप्शन ही करेक्ट है। विथ एक्सपोर्ट्स डाउन एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लो, द इकोनॉमी वॉज स्ट्रगलिंग टू गेन मोमेंटम, तो इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही थी, एक्सपोर्ट्स कम थे, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लो था, इकोनॉमी कर रही थी स्ट्रगल, और स्ट्रगल करने को क्या बोलते हैं, थ्राइव कर रही थी, स्टेबलाइज थी, स्पटर कर रही थी, स्पटर मतलब रुक रही थी, रुक कर चल रही थी, धीमे चल रही थी, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा। इंट्रोड्यूस करना नए रेगुलेशंस कुड क्रिएट अनइंटेंडेड कंसिक्वेंसेस फॉर स्मॉल बिजनेसेस, नए रेगुलेशन को लाए हैं, वो क्रिएट कर सकते हैं अनइंटेंडेड कंसिक्वेंस के बारे में पूछेगा, कंसिक्वेंस को क्या बोलते हैं, इल्यूजन तो भ्रम होता है, इम्प्लीकेशन ही करेक्ट हो जाएगा, इम्प्लीकेशन का मतलब ही होता है कंसिक्वेंस यानी कि आउटपुट रिजल्ट। एडिंग एक्स्ट्रा वाटर टू द जूस में एक्स्ट्रा वाटर ऐड कर दिया गया, जिससे कि उसका टेस्ट और फ्लेवर रिड्यूस हुआ, कम हुआ, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा मिलावट कर दी गई है जिसकी क्वालिटी खराब हुई है, उसको बोलते हैं क्या, डाइल्यूट, फोर्टिफाई, एनहांस, स्ट्रेंथन, डाइल्यूट करना, लूट करने के लिए कुछ मिला देना, मतलब डाइल्यूट करना, मतलब किसी की चीज़ की क्वालिटी को कम करना, ये ऑप्शन करेक्ट है। द गवर्नमेंट सिंप्लीफाइड टैक्स रूल्स टू मेक द सिस्टम मोर लॉजिकल एंड एफिशिएंट, दिस एफर्ट इज कॉल्ड, गवर्नमेंट ने सिंप्लीफाई कर दिया टैक्स रूल को, जिससे कि सिस्टम को और ज़्यादा लॉजिकल बना दिया जाए, और लॉजिकल बनाने को बोलते हैं रैशनलाइजेशन, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। A conscientious citizen avoids participating in harmful scheme deliberation. Such a person is called. उसको क्या बोलते हैं, इस पर्सन को क्या बोलेंगे आप, सपोर्ट करेगा, एसक्यू करेगा, एम्ब्रेस या फिर एनकरेज, एसक्यू करेगा, 8 का बी ऑप्शन करेक्ट है। एसक्यू करना मतलब रेस्क्यू करना यानी कि खुद को बचाना, रोकना।
व्हेन लॉसेस फ्रॉम वन डिपार्टमेंट आर कवर्ड बाय गेन्स इन अनदर, जब एक डिपार्टमेंट का लॉस दूसरे तरफ से गेन करके बचाया जाता है तो द इफेक्ट इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मैग्नीफाई करना, एग्रावेट करना, एग्जाजरबेट करना या फिर ऑफसेट करना। ऑफसेट मतलब बैलेंस करना, तो इसको बैलेंस करना ही तो बोलते हैं भाई। एक तरफ आपका लॉस हो गया, दूसरी तरफ से आप उसको गेन कर ले रहे हो, तो मतलब ऑफसेट कर रहे हो, बैलेंस कर रहे हो। डी ऑप्शन करेक्ट है। साइंटिस्ट ने नोटिस किया अनएक्सपेक्टेड पैटर्न एक एक्सपेरिमेंट में दैट डिडंट फॉलो द नॉर्मल ट्रेंड, जिसमें नॉर्मल नहीं था, तो मतलब वो कैसा था? एनॉर्मल था। एनॉर्मल मतलब एनोमली, एनोमली मतलब सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा। एनोमलीज मतलब एनॉर्मलीज, एबनॉर्मलीज, ठीक है, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट। कुछ सेंटेंसेज में द यूजुअल ऑर्डर ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब इज रिवर्स्ड फॉर एम्फेसिस, कुछ में क्या होता है कि हम सब्जेक्ट और वर्ब के ऑर्डर को रिवर्स कर देते हैं, इन्वर्जन करते हैं। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। दिस इज एन इन्वर्जन, इन्वर्ट कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है। आफ्टर ईयर्स ऑफ डिक्लाइन, कुछ सालों के डिक्लाइन के बाद, गिरावट के बाद, इंडस्ट्री वॉज ब्रॉट बैक टू ग्रोथ, अब इंडस्ट्री वापस से ग्रोथ करने लग गई है, तो क्या हो गया? इंडस्ट्री का रिवाइवल हो गया। डी ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट है, रिवाइव हो गई है। तो कुछ समय के बाद दोबारा से ग्रोथ कर जाना मतलब रिवाइव करना। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट गेव कॉन्फिडेंस टू द मार्केट एज एक्टेड एज, गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट था उसने कॉन्फिडेंस दिया मार्केट को, और एक्टेड एज कैसे काम किया उसने? अंडर क्लाउड मतलब डाउटफुल है, राइज टू द ओकेजन, शॉर्ट इन द आर्म या फिर अ क्लोज शेव, तो इसका ऑप्शन 13 का सी करेक्ट हो जाएगा। शॉर्ट इन द आर्म एकदम अप्रोप्रिएट है। सी ऑप्शन करेक्ट है। डेस्पाइट एनॉर्मस प्रेशर, काफ़ी प्रेशर के बावजूद, द टीम डिलीवर्ड रिजल्ट सक्सेसफुली, सक्सेसफुल तरीके से टीम ने रिजल्ट डिलीवर करे, तो राइज टू द ओकेजन इसमें करेक्ट हो जाएगा। उन्होंने बिल्कुल मुसीबत के समय पर अच्छे से परफॉर्म किया। ये ऑप्शन एकदम 14 का करेक्ट हो जाएगा। कंप्लेंट्स अबाउट माइनर डिलेज इन शेड्यूल वर कंसिडर्ड, कंप्लेंट्स हैं, माइनर डिलेज हैं, उसके बारे में जो कंप्लेंट्स हैं इन द शेड्यूल वर कंसिडर, उनको क्या बोला जाएगा? ओवर द मून, एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, नाइदर हेयर नॉट देयर, हाँ नाइदर हेयर नॉट देयर, भाई एक माइनर ही तो डिले हुआ है, बहुत छोटी सी तो बात है, मामूली सी, तो नाइदर हेयर नॉट देयर मतलब अप्रोप्रिएट नहीं है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा 15 का। द मिनिस्टर ओपनली डिक्लेयर सपोर्ट फॉर द रिफॉर्म, रिफॉर्म के लिए माइनर उसने डिक्लेयर कर दिया सपोर्ट, ओपनली, ओपनली करा मतलब उसका एक सामने आ गया उसकी पोजीशन, तो स्टेटेड पोजीशन है, उसने जो अपनी पोजीशन स्टेट कर दी, बता दी, वही तो है स्टेटेड पोजीशन, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। द वर्सनिंग सिचुएशन डिमांडेड अर्जेंट गवर्नमेंट एक्शन, वर्सनिंग सिचुएशन है जो खराब होती हुई सिचुएशन है, वो डिमांड करती है अर्जेंट गवर्नमेंट एक्शन को, उसको क्या बोलते हैं? ऑफिशियल नीड टू क्या? कॉल फॉर, पास ऑन, डू अवे विथ या फिर किक इन। वर्सनिंग सिचुएशन है, डिमांड कर रही है गवर्नमेंट की अर्जेंट एक्शन को, द ऑफिशियल नीडेड टू कॉल फॉर, पास ऑन, डू अवे विथ या फिर किक इन। तो कॉल फॉर मतलब जरूरत है, किस चीज़ की जरूरत होती है उसको बोलते हैं कॉल फॉर। ये ऑप्शन करेक्ट है। द काउंसिल डिसाइडेड टू कंप्लीटली रिमूव आउटडेटेड रेगुलेशंस, दे चोज टू, काउंसिल ने डिसाइड करा है कि वो कंप्लीटली रिमूव करेगी आउटडेटेड रेगुलेशंस को, तो दे चूज टू, उन्होंने क्या कोशिश करी है, क्या चुना है उन्होंने? टू डू अवे विद, किक इन, कॉल फॉर या फिर पास ऑन। पास ऑन का मतलब होता है ट्रांसफर करना, कॉल फॉर मतलब डिमांड करना, किक इन का मतलब स्टार्ट करना, तो डू अवे विद इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। डू अवे विद का मतलब होता है कैंसिल करना, हटा देना, कंप्लीट तरीके से रिमूव करना। बिजनेस मस्ट इंश्योर दैट बेनिफिट्स फ्रॉम रिड्यूस्ड टैक्सेस रीच कंज्यूमर्स, बिजनेसेस को, व्यापारियों को ये इंश्योर करना चाहिए कि जो बेनिफिट्स हैं, जो टैक्स घटाया गया है वो कंज्यूमर तक पहुंच जाए। दे शुड, उनको क्या करना चाहिए? किक इन तो स्टार्ट करना होता है, पास ऑन कर देना चाहिए। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, पास ऑन करना चाहिए बेनिफिट्स को कंज्यूमर्स की तरफ। बी ऑप्शन करेक्ट। नया जीएसटी रेट विल ऑफिशियली स्टार्ट फंक्शनिंग ऑन सितंबर 22, 22 सितंबर से शुरुआत हो जाएगी जीएसटी के नए रेट्स की। तो वे दे विल, वो क्या करेंगे? पास ऑन हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे? नहीं। डू अवे विथ, कैंसिल हो जाएंगे? नहीं। किक इन, स्टार्ट हो जाएंगे। इसका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। किक इन का मतलब होता है स्टार्ट हो जाना। फुटबॉल का मैच स्टार्ट होता है तो उसमें सबसे पहले कब स्टार्ट होता है फुटबॉल का मैच? जब एक किक मार दी जाती है, तो किक मारने के बाद ही तो सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं। किक इन, सी ऑप्शन आपको अब याद रहेगा हमेशा, किक का मतलब होता है किक से ही सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं। सी ऑप्शन करेक्ट। टूरिस्ट बॉट स्मॉल मेमेंटोस फ्रॉम द टेम्पल टू रिमेंबर देयर विजिट, टूरिस्ट ने क्या खरीदा है? मेमेंटोस खरीदे हैं छोटे छोटे, टेम्पल्स में जब वो विजिट कर रहे थे, उसको रिमेंबर करने के लिए, उसको याद करने के लिए। तो याद करने वाली चीज़, जो मेमोरी वाली चीज़ होती है, उसको बोलते हैं सोवेनियर। ये ऑप्शन करेक्ट है। सोवेनियर, सो यू नियर मतलब जो आपकी चीज़ पास रखेगी जिससे कि आप चीज़ों को याद रख पाएँ, उसको बोलते हैं सोवेनियर। ये ऑप्शन करेक्ट है। अब कितने क्वेश्चन बचे हैं? 3 क्वेश्चन बचे हैं। आपको भी तो एक क्वेश्चन देना है, चलो देखते हैं। एक क्वाइट रूम में इवन सॉफ्ट साउंड वॉज ऑडिबल, सॉफ्ट साउंड थी वो ऑडिबल थी। समवन ट्राइड टू, तो कुछ व्यक्ति क्या करने की कोशिश कर रहे थे? साउट करने की, विस्पर, ब्लास्ट या फिर रोर। सॉफ्ट साउंड के बारे में पूछ रहा है, सॉफ्ट साउंड को तो बोलते हैं विस्पर, ब्लास्ट थोड़ी है वो। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट,
गेस्ट स्पीकर टॉक्ड नॉन स्टॉप फॉर एन आवर। हाँ, इस क्वेश्चन का आप आंसर देंगे गेस्ट स्पीकर, गेस्ट आया था, स्पीकर उसने टॉक करा नॉन स्टॉप, घंटों तक लगातार बोलता रहा। शोइंग एक्सट्रीम, क्या दिखा रहा था वो? रिजर्व्ड था, लोकेशियस था, टेसिटर्न था या साइलेंट था? बताइएगा भाई। 23 का आंसर आप देंगे, ABCD में नहीं देंगे आंसर, आप आंसर देंगे बिल्कुल वर्ड लिखेंगे। क्वेश्चन 23 आंसर जो भी आएगा वो आप लिखेंगे, ठीक है? ज़रूर लिखा करें कमेंट में, मज़ा आता है भाई पढ़ के और औरों को भी सीखने को मिलता है और आपकी नॉलेज का भी चेक हो जाता है कि आपको कुछ समझ में भी आया या फिर मैं वैसे ही सर मार रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन। ऑब्जर्वेटरीज ट्रैक द चेंजेस इन द 28th डे साइकिल ऑफ द मून नॉन एज, इसको क्या बोलेंगे? ऑब्जर्वेशन ट्रैक करी गई, चेंजेस आया, 28 दिन का एक साइकिल है मून का। मून के साइकिल को क्या बोलते हैं? 28 दिन का साइकिल होता है मून का, उसको क्या बोलते हैं? लूनर है भाई, मून से संबंधित चीज़ है तो लूनर है। 23 का आंसर आप देंगे ज़रूर। 10 क्वेश्चन थे और यहाँ पर थे 24 क्वेश्चन। 10 में से क्वेश्चंस तो आज इजी नहीं, मॉडरेट लेवल के थे, कोई नहीं, 7+ तो आपको चाहिए उसमें, 7+ क्वेश्चन चाहिए आपको स्टार्टिंग वाले में। और 24 में से आज वर्ड्स तो ठीक थे, मॉडरेट लेवल के थे यहाँ पर भी, तो 18th यहाँ पर होने चाहिए, तो लगभग 34 थे ना। 34 में से आपके 25+ क्वेश्चंस बनने ही चाहिए। जो भी आपका स्कोर है आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अगर 25+ स्कोर आपके बन रहे हैं 34 में से आज टोटल, तो ये एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। ऑलराइट, कमेंट में आप मुझे अपना स्कोर बताएंगे और कमेंट में आप मुझे 23 का आंसर बताएंगे। चलिए बेटा, वीडियो अच्छी लगी है, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो। ऑलराइट, ठीक है भाई, आप लगातार मेहनत करते रहिए, डेली मेहनत करते रहिएगा विदाउट एनी संडे, और मुझे पूरी उम्मीद है आपकी मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय बेटा।